नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो सबकी बातचीत में, सब चैनल्स पे, हर न्यूज़पेपर, मैगजीन में जिसके बारे में बात चल रही है वो है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी का चीन का दौरा। और वो दौरा क्यों हुआ, हम उस स्थिति में कैसे पहुंचे कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि इस समय चीन के साथ नहीं जाना चाहते थे, उनको इस तरह से लग रहा था कि फोर्स किया गया यूएसए की तरफ से, और वो एससीओ की मीटिंग, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी, उसके लिए वहां गए। और इसमें एक बहुत बड़ा एक गेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि याद रखिए कि बहुत समय से जो रूस जो है ये भारत के पीछे लगा हुआ है, ये इनफैक्ट चीन के पीछे भी लगा हुआ है कि आप एक RIC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, वो बनाइए और हम उसके ऊपर फिर काम करेंगे और हम पूरे विश्व को एक चुनौती देंगे उस ग्रुप के थ्रू। तो ये आया कहां से, ये इसके ऊपर एक गौर करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे चला, उसमें भारत इस समय कहां पे खड़ा है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, और ये पूरी जो घटनाक्रम है ये आगे कैसे बढ़ रही है। तो एक आर्टिकल छपा था, रूस की एक इंडस्ट्रियल एक मैगजीन थी, उसमें 2013 में, और वो वहां के एक जनरल हैं जो इस समय वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ है वहां के, जेरासिमोव, उन्होंने वो आर्टिकल पब्लिश किया था। और उसमें उन्होंने एक हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये इस तरह से आना चाहिए कि पूरी जो सरकार है, पूरा जो देश है, ये एक युद्ध में लग जाए। आपको पता नहीं लगेगा कि युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस युद्ध होएगा। और इसका नाम लोगों ने उसके बाद दिया जेरासिमोव डॉक्ट्रिन। तो अब लोग बात करने लगे कि भाई जो जिस तरह की भी कार्रवाई, चाहे वो यूरोप पे चल रही है, चाहे यूक्रेन के खिलाफ चल रही है, चाहे वो जॉर्जिया के खिलाफ चली थी, वो सब जेरासिमोव डॉक्ट्रिन पे आधारित है। यस, ठीक है, यस, वो आधारित हैं, लेकिन क्या एक वही रणनीति थी रूस की? क्या वही वो एक तरीका था रूस का आगे बढ़ने के लिए और अपनी जो महत्वता थी, जो उनका जब USSR हुआ करता था, उसको वापस लेने की? तो इसके ऊपर गौर करते हैं। दरअसल बात यह है कि ये जो जेरासिमोव जो डॉक्ट्रिन थी, ये एक वर्किंग कॉन्सेप्ट है, या ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, वो है। और ये जो था, ये उभार के ला रहा था एक 3 दशक पुरानी एक जो डॉक्ट्रिन थी, और उसका नाम था प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन। अब ये प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन थी, और जो उसको जेरासिमोव डॉक्ट्रिन जो थी वो उसको इंप्लीमेंट कर रही थी, उसको लागू कर रही थी। तो ये जो व्यक्ति थे, ये थे येवजेनी प्रिमाकोव। तो येवजेनी प्रिमाकोव जो थे एक वहां के रेडियो सेंटर में काम करते थे, और वहां का जो USSR का जो एक पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क था रेडियो का, उस पे काम करते थे। ये अरबिक जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके जानकार थे, और इसीलिए इनको मिडिल ईस्ट में भेजा गया था, और ये वहां के काफी बड़े एक जानकार व्यक्ति थे। धीमे धीमे ये काफी प्रोग्रेस करते रहे, और ये काफी ज्यादा जो USSR की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको रन करने लगे। फिर वहां के जो प्रेसिडेंट थे येल्सिन, जब रशिया बन गया था, उन्होंने इनको वहां का फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो थी उसका हेड बना दिया, और ये 1996 तक उसके हेड रहे। फिर उन्होंने उनको वहां का फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री बना दिया, और 1998 में येल्सिन ने इनको वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालांकि उसके बाद कुछ उनकी मतभेद हुए, और
1990 में उनको उस पद से हटा भी दिया गया। तो ये जो व्यक्ति थे, इनकी एक बहुत बड़ी सोच थी और ये उसके बारे में हमेशा बात करते थे, और वही जो है बनी बाद में जाके प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन। तो ये क्या है, ये क्या सिद्धांत क्या है, ये जो प्रिमाकोव का सिद्धांत जो है, ये डॉक्ट्रिन जो है, ये क्या है, इसके ऊपर गौर करते हैं और क्यों ये आज के संदर्भ में, आज की जो ये घटनाएं चल रही हैं उसमें लागू होती है, उसके बारे में। तो जो प्रिमाकोव जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, उसमें वो कहते हैं कि रशिया जो है इसको एक इनडिस्पेंसेबल एक्टर हो जाना चाहिए पूरे विश्व में, और इसकी जो है इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। इनडिस्पेंसेबल का मतलब हो गया कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता है। तो ये उनका पहला सिद्धांत था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो आपने सुना होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि एक पोल नहीं है, जिस समय यूएसए जो था दूसरे विश्व के युद्ध के बाद जो था बाइपोलर विश्व बन गया था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक यूएसए था। फिर बाद में जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो एक यूनिपोलर मतलब एक पोल रह गया था, एक शक्ति रह गई थी। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उन्होंने कहा कि होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियां होनी चाहिए, और इसमें जो है भारत होना चाहिए, उसमें चीन होना चाहिए, रूस तो ऑब्वियसली है ही है उसमें, और यूएसए और इस तरह की शक्तियां होनी चाहिए जो कि पूरे विश्व के बारे में डिसीजन ले, वहां पे क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर वो अपनी पावर को जता सके। तीसरा जो उनका कॉन्सेप्ट था वो था कि रूस जो है एक मुख्य पावर, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आना चाहिए पोस्ट सोवियत जो एक पूरा विश्व बना था उसमें, और इसको अपनी शक्ति के अंदर यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया, इसको मिला के जो यूरेशिया बनता है उसमें रूस की प्रभुत्ता होनी चाहिए। फिर चौथा जो कॉन्सेप्ट था उनका कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। और पांचवा था उनका कॉन्सेप्ट कि चीन के साथ आप अपनी दोस्ती को और घनिष्ठ करिए और बढ़ाइए। तो उनका कहना यह था कि हमें यूएसए से टक्कर नहीं लेनी है, हमें अमेरिका से सीधे भिड़ंत नहीं करनी है, हमें उनको रोकना है। उसमें दूसरी जो शक्तियां हैं, जिस तरह से चीन है, भारत है, और बीच में ईरान का नाम भी उसमें आता था, इस तरह की शक्तियों को साथ लेके जाना है जिससे कि हम यूएसए को रोक सके। फिर जैसे मैंने बात की, जो नेटो का जो पूरा एक्सपेंशन चल रहा है उसमें रशिया जो है, रूस जो है, वो ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे देश जो हैं वो नेटो के मेंबर्स बन गए, लेकिन जब यूक्रेन पे बात आके अटकी तो यहां पे एक युद्ध छिड़ गया। तो उनकी जो कॉन्सेप्ट जो था ये था कि भाई हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को मिला के आप एक कंटिन्यूअस युद्ध करते रहिए, और उसमें पूरे देश की जो शक्ति है उसको जुटना पड़ता है उसके पीछे। अगर आपकी हार्ड पावर क्या हो गया, मतलब कि एक्चुअल मिलिट्री की जो वॉर है वो, लेकिन जो सॉफ्ट पावर है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें इनफैक्ट मूवीज और रेडियो और न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये सब भी आ जाते हैं। तो वो है, प्लस आप कितना किसी को दूसरे देशों को एड दे सकते हैं। जिस तरह से यूएसए ने अभी एड देना बंद कर दिया है, यूएस एड जो थी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बंद कर दिया है। तो ये सब सॉफ्ट पावर के अंदर आता है, क्योंकि लोग आपसे इसके बारे में उत्सुक होकर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे भारत ने जब जो कोविड-19 आया था तो उस समय बहुत सारी वैक्सीन जो थी दूसरे देशों को दान की थी, क्योंकि उनके पास या तो पैसा नहीं था या वैक्सीन ही नहीं थे, और जबकि भारत जो था वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में बना रहा था, विश्व में सबसे ज्यादा बना रहा था। तो वो भी एक भारत की सॉफ्ट पावर थी। तो ये सब जो चीजें हैं, इन्होंने कहा कि इसको कंबाइन करें, कभी आप सॉफ्ट पावर लगाएं, कभी आप हार्ड पावर लगाएं,
और ऑप्शन हमेशा खुले रहने चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूस युद्ध है और ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर है। प्रिमाकोव साहब को जो थे ये भारत से कुछ लगाव था, या कह लीजिए वो भारत की इंपॉर्टेंस को, महत्वता को समझते थे। क्योंकि जब वो 1990s में, अर्ली 90s में, इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वहां के जो फॉरेन इंटेलिजेंस के चीफ थे, तो उन्होंने भारत के लिए कुछ कुछ चीजें की। जैसे वहां पे भारत के लिए उन्होंने एक भारतीय जो ओरिएंटल स्टडीज की इंस्टीट्यूट थी, उसमें वहां पे एक इंडियन उन्होंने चैप्टर खुलवाया था। और साथ ही भारत की जो मुश्किलें थी, क्योंकि जैसे यूएसएसआर टूटा और रशिया बना, तो भारत जो था बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था यूएसएसआर पे, वहां के जो आर्म्स, एम्यूनिशन और स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। तो ये सब आने बंद हो गए और भारत की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई, क्योंकि यूएसएसआर से टूटने के बाद जब रशिया बना तो ये वेस्ट की तरफ झुकाव इसका हो गया। जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ये इनका जो झुकाव था भारत की तरफ कम हो गया। तो प्रिमाकोव साहब ने ये सब काम शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को का एक फैसिलिटेट किया, एक दौरा उनका बनवाया भारत के लिए। जो तो प्रेसिडेंट येल्सिन जो थे 1993 में भारत आए थे, और उस आने के बाद भारत की कुछ मुश्किलें कम हो गई। फिर 1996 में जब प्रिमाकोव वहां के विदेश मंत्री बने रूस के, तो ये सबसे जो पहला इन्होंने विदेशी दौरा किया वो भारत का किया। और उसी दौरान उन्होंने भारत के अंदर आके कहा था कि एक RIC ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रशिया, इंडिया, चाइना की एक ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो ये जो है कॉन्सेप्ट उसी समय से आया है। और अगर आज के दौर में अगर आप रूस को देख लें, अगर आप वहां के प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनको देख लें, ये कंप्लीट जो है प्रिमाकोव जो उनकी डॉक्ट्रिन है उसी पे काम कर रहे हैं। पूरा रूस जो है वो उसी पे काम कर रहा है। बहरहाल प्रिमाकोव साहब चले गए। उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यूस मीटिंग करेंगे इस RIC ग्रुपिंग की, और लेकिन वो बात कुछ आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बन गया था, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसमें क्या बातें की जाएंगी, क्या मुद्दे होंगे, उसके ऊपर कोई ऐसी कोई बात जो थी वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो ये मामला ऐसा ही चलता रहा। फाइनली 2003 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो थी सितंबर में थी, और उसकी साइड लाइन पे फर्स्ट जो RIC एक मीटिंग थी वो की गई। फिर 2003 से 2021 तक 20 ऐसी मीटिंग हुई भारत और रूस और चीन के बीच में, जो RIC ग्रुपिंग ही कह लीजिए उसके संदर्भ में। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण बातें नहीं हो पाती थी, क्योंकि याद रखिए कि चाहे भारत के रूस के साथ बहुत बढ़िया और गहरे संबंध थे, लेकिन चीन के साथ जो था भारत का नाता इतना अच्छा नहीं रहा है। हमारे रिलेशनशिप उनसे जो है वो हॉट कोल्ड रहे हैं, क्योंकि चीन जो है उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल रहा है। वो जो है उनके सैनिक और उनकी जो गतिविधियां हैं वो भारतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। वो भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र घोषित कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उसके बारे में उनके बहुत ही गलत विचार हैं। तो ये जो बातें हैं ये भारत में रास नहीं आती हैं, नहीं चल पाती हैं, और उसी कारण जो है ये ग्रुपिंग जो है ये मिलती तो रही, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं हुआ। बहरहाल 2021 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और उसके बाद से क्योंकि उसी समय गलवान हुआ था, कोविड का इश्यू चल रहा था, तो उसके बाद से ग्रुपिंग की जो मीटिंग जो खत्म हो गई। और साथ ही भारत का जो रुझान था वो USA की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया था। हमारे संबंध जो थे वो 2000 के बाद से काफी बढ़िया होने लगे थे, जब वहां के जो प्रेसिडेंट थे USA के,
क्लिंटन वो भारत आए थे और उसके बाद भारत ने मुड़ के नहीं देखा और हमारे संबंध बढ़ते जा रहे थे। हालांकि यूएसए भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था, प्रॉमिस बहुत करता था। अगर 10 चीजें प्रॉमिस करता था तो शायद उसमें से एक मुश्किल से हो पाती थी, क्योंकि 44 जो थे भारत के समझौते हुए थे उनके ऊपर, उनके साथ में टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री के ऊपर, लेकिन उसमें से ले दे के मुश्किल से 3 या 4 जो समझौते थे वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे। अच्छा, इसी दौरान 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो आरआईसी की जो एक मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ब्रिक, तो उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक का एक इन्होंने उजागर किया और तो ये बड़ा एक ग्रुप बन गया और फिर बाद में इसको साउथ अफ्रीका उसमें जुड़ गया तो ये ब्रिक्स बन गया, जो इस समय तक विद्यमान है और उसमें अब बहुत सारे देश और जुड़ चुके हैं। तो जब अगर ये इस तरह का एक ग्रुप बन गया था तो भारत की तरफ से वो आरआईसी की कोई ऐसी महत्वता नहीं थी। वैसे भी रूस जो था वो आरआईसी को यूज करके एक अपना एक आयाम दिखाना चाहता था पूरे विश्व में, अपनी शक्ति दिखाना चाहता था पूरे विश्व में। और लेकिन जिस तरह से आगे के घटनाक्रम होने लगे और बातें चेंज होने लगी और जिस तरह से रूस जो था यूक्रेन में, जॉर्जिया में और इधर उधर इन्वॉल्व होने लगा तो उसकी जो शक्ति थी वो कम होने लगी और इस ग्रुपिंग में जो था चीन जो था वो ज्यादा उभर के आने लगा। जब चीन ज्यादा उभर के आने लगा तो ये भारत को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि अब भारत जो था एक आउटसाइडर बनने लगा, क्योंकि चीन और रूस के जो घनिष्ठता थी वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी और जो भारत जो था एक आउटसाइडर की तरीके से, एक जूनियर पार्टनर की तरीके से उसमें काम नहीं करना चाहता था। फिर चीन के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के बहुत सारे मतभेद हैं, उसमें हमारी जो उनकी पूरी सीमा है जो तिब्बत के साथ लगती है उसमें और बहुत ज्यादा हमारे मतभेद हैं कि उनकी सीमा कहाँ है, हमारी सीमा कहाँ है। साथ ही उनके जम्मू कश्मीर के ऊपर जो विचार हैं चीन के वो हमारे को रास नहीं आते हैं। उनका जो सीपैक जो है वो जम्मू कश्मीर से होके गुजरता है वो हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है और भारत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये बहुत ज्यादा मतभेद है उनके साथ। तो जो भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी गए हैं क्योंकि उनको एक मजबूरी में जाना पड़ा है, लेकिन आप कह लें कि हम उनके बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो गए हैं। तो वो ओवरनाइट नहीं होता है, क्योंकि यूएसए को भी 25 साल लग गए थे एक अपना एक ट्रस्ट बनाने में भारत में, जिसको कि पिछले 8 महीने में वहां के जो नए प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने धाराशाही कर दिया है। अच्छा, मई 2025 में जो रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री लेवरोव, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि भाई ये आरआईसी को फिर से रिवाइव करना चाहिए हमें। फिर जुलाई 2025 में वहां के जो डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रुदेनको, उन्होंने कहा कि भाई इसको रिवाइव करना चाहिए, इसकी मीटिंग्स फिर से शुरू होनी चाहिए। तो अच्छा, ये अचानक कैसे फिर से बातें आने लगी? तो ये आप याद रखिए कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो इरेटिक बिहेवियर रहा है, इरेटिक जो इनके टैरिफ जो हैं इन्होंने भारत के ऊपर लगाई हैं 50% और धमकियां देते जा रहे हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आके ऐसी उटपटांग बातें करते हैं और ऑन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई और उसको भांपते हुए रूस की तरफ से इस तरह के वक्तव्य आने लगे। फिर भी भारत ने एक बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए और कदम लिए और जो भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर रणदीप जायसवाल, उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये भाई एक फॉर्मेट है 3 देशों का जिसमें रीजनल और विश्व के जो बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर बातें की जाती हैं और लेकिन इसके ऊपर हमारी अभी तक कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी से ऐसी बातचीत नहीं हुई है कि हम ये मीटिंग अभी करने वाले हैं, इस ग्रुप को फिर से रिवाइव करने वाले हैं और अगर ऐसा कभी होगा तो हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। तो ये एक भारत ने बहुत ही सही वक्तव्य दिया और इसको अगर यूएसए जो था समझदार होता तो इसको भापना चाहिए था कि आप पुश कर रहे हैं,
अगर आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको तेज करने के लिए कैटलिस्ट डाला जाता है, और वो जो था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय बन गया था, ये भारत को ऐसा लग रहा था पुश कर रहे हैं कि आप RIC की तरफ जाइए। तो फिर मेरे दिमाग में कई बार ये भी आता है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, इनको रूस और चीन ने मिलकर कहीं ये इलेक्शन जिताया तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी काफी ज्यादा इस तरह के समाचार मिले थे कि काफी इंटरफेरेंस हुआ था USA के इलेक्शंस में इन दोनों शक्तियों की तरफ से, और उसमें जो वहां के जो प्रेसिडेंट बने थे उस समय ट्रंप, उनका नाम आता था। और इस बार भी वो फिर से जीते हैं और आए हैं, और उन्होंने एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जिसमें कि वो ऐसा लगता है कि वो भारत के पीछे लग गए हैं, क्योंकि उनको निर्देश मिला है चीन और रूस की तरफ से कि आप इनको हमारी तरफ धकेलिए। अब बहरहाल ये एक मेरी सोच है और हो सकता है इसमें कोई सच्चाई भी ना हो, लेकिन गौर करने वाली एक बात है। दूसरा ये भी है कि भारत जो है, हम अपनी महत्वता को समझते हैं, लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है शायद ये भारत की महत्वता को समझ नहीं पाया। तो उन्होंने आपको फेल्ड इकोनॉमी बताया, आपने उनको बताया कि आप लॉन्ड्री मैट ऑफ रशिया हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही बचकाना हरकत है, एक बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी पूरे विश्व में इस तरह की बातें नहीं करता है जो कि इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो या तो उनको लगा कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब कि एक जो सबसे कम ऐसा हमला कर सकते हैं टारगेट के ऊपर, जो कि आपके ऊपर रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा कर रहा था। तो भारत को उसी तरह का एक लो हैंगिंग फ्रूट था जिसको उन्होंने तोड़ा या काटा। और उन्होंने इसी तरह से, अगर आप ध्यान दीजिए तो उन्होंने ब्राजील के ऊपर अटैक किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर अटैक किया और भारत के ऊपर अटैक किया। जो मेन जो उसमें थे चीन, उनके ऊपर वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, चाहे वो मैग्नेट्स हो, चाहे वो और कई सारी चीजें जो हैं वो सप्लाई करते हैं USA को। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत जो है, इसने अभी तक बहुत समझदारी दिखाई है, और मुझे पता है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं ये बहुत ही मैच्योर हैं। तो ये जो है एक बहुत सूझी समझी एक रणनीति के हिसाब से USA के साथ डील कर रहे हैं, और उसमें जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका जो चीन में जाना और SCO की मीटिंग अटेंड करना, उसी का एक पार्ट था। हमने USA को डिस्कार्ड नहीं कर दिया है, हम एक स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रख रहे हैं, और हम, क्योंकि हमें पता है कि भाई रूस के साथ हमने जो है अपने जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है जो पहले होते हैं, बल्कि उससे भी कम कर दिया है। वो उसके ऊपर डिपेंडेंस और कम करते जा रहे हैं। हमारा जो ऑयल का जो इंपोर्ट था उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है, अगर आप जो लेटेस्ट आंकड़े देखें तो। चीन के ऊपर भारत को वैसे ही भरोसा नहीं है बहुत ज्यादा, और वो कब रंग बदल दे और कब आपको उलट के वार कर दे कि आप हमारी बनाई हुई राह पे नहीं चल रहे हैं, तो और कब वो पाकिस्तान को शह देने लग जाए, कब वो उनको वहां पे मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने लग जाए वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, और उसमें उनके ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो भारत को धैर्य के साथ काम लेना है, और क्योंकि हमारा जो USA के साथ पिछले 25 सालों में जो संबंध बने हैं, और हमारा जो उनको एक्सपोर्ट्स हैं, हालांकि एक गणना के हिसाब से बहुत ज्यादा GDP में फर्क नहीं आएगा अगर USA जो है अपनी अकड़ में बना रहता है, मे बी 0.2-0.3%, लेकिन वो भी काफी बड़ी संख्या है। उस तरह की इसमें एक कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि टेक्नोलॉजिकली USA इस समय अभी भी नंबर 1 है, और आने वाले दशकों में भी नंबर 1 रहेगा, जितनी भी चीन प्रोग्रेस कर रहा है। प्लस चीन जो है वो भारत के साथ कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। हालांकि USA भी नहीं कर रहा है, लेकिन
फिर भी कुछ कुछ संख्या में यहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी आ रही है। और रूस जो है बहुत डिपेंडेबल पार्टनर रहा है पिछले कई दशकों में, लेकिन उनका जो R&D का बजट है, उनकी जो प्रोग्रेस है इनोवेशन में, वो कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चक्कर में भारत उनके ऊपर एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकता है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या ही बहुत कम है। फिर क्या कर सकता है भारत? अगर आपको यूएसए के साथ अगर नहीं खड़े होना है तो वे चीन के साथ भी नहीं खड़े होइए। आप अपना एक मिडिल पाथ लीजिए। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंध और बढ़ाइए, बिजनेस और बढ़ाइए, जापान, कोरिया, फिर यूरोपियन यूनियन। जो आप याद रखिए कि जो भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनकी बहुत स्टैंडिंग है इन सारे देशों में। और जब वहां पे अगर आप फोन करेंगे तो वो आपका फोन उठा के और आपके साथ वार्तालाप करते हैं। तो आप उनके साथ अपने बिजनेस संबंध बढ़ाइए। वहां से भी आप अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और देश की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ा सकते हैं, जब तक कि हमारे संबंध जो हैं यूएसए के साथ वापस उसी कगार पे नहीं आ जाते जहां पे ये 2024 के अंत तक थे। तो बिल्कुल सही कदम ले रही है भारत की सरकार कि कोई उतावलापन नहीं दिखा रही है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है, कोई पागलपन नहीं दिखा रही है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है, और ना ही कोई ऐसा कदम ले रही है रूस और चीन के साथ मिलके जिससे कि यूएसए में जो समझदार लोग हैं उनको पता लगे कि भाई भारत उनके अगेंस्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है भारत की। और जो प्रिमकोव डॉक्ट्रिन है वो भारत बहुत समय से खुद ही इंप्लीमेंट कर रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ भारत बहुत समय से बढ़ रहा है और दूसरे देशों को भी कह रहा है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड की जगह ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ही है जो पूरे विश्व को आगे बढ़ा सकता है। आई होप ये आपको कुछ इसमें संदेश मिला हो, कुछ नॉलेज मिली हो। तो आप इसको अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट डालिए और हमें बताइए कि अगर कोई और टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं तो हम पक्का करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।